गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आलोक गुप्ता, प्रवक्ता रसायन विज्ञान। आज मैं स्पेशली कक्षा 12 के बच्चों के लिए रसायन विज्ञान के बारे में वीडियो लेके आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कक्षा 12 का कोर्स क्या है। विगत वर्षों में जो कोर्स हमारे पास था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें लगभग 30 से 35% कोर्स कम कर दिया है। तो इस वैश्विक महामारी के चक्कर में विद्यालय आपका खुल नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से अब आप पढ़ रहे हैं, तो सरकार ने आपका कोर्स जो कम किया है तो वो अब आपको नहीं पढ़ना है। तो क्या चीज पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने अंक का आएगा, पहले तो हमको ये ध्यान में रखना है। फिर किस चैप्टर में कितना कोर्स बचा है जो पढ़ना है, और कितना कोर्स अब हटा दिया गया है उसको भी मुझे जानकारी में रखना होगा। नहीं तो पता चला कुछ बच्चे अगर ये सब नहीं ध्यान देते हैं तो जो कोर्स कट गया है उस पर मेहनत कर रहे हैं, बोर्ड पेपर में वो नहीं आया तो बाद में कहेंगे हमको ये जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे कौन सा चैप्टर कितने अंक का आता है, चैप्टर में कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, कौन सा टॉपिक कोर्स से हटा दिया गया है, इसकी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। तो देखिए, कक्षा 12 के बोर्ड की परीक्षा में आपके पास टोटल चैप्टर 13 है। पहले ये 2 पेपर के माध्यम से होता था, अब यही दोनों पेपर एक पेपर के माध्यम से हो रहा है, जिसमें फर्स्ट पेपर वाली केमिस्ट्री और सेकंड पेपर वाली केमिस्ट्री दोनों एक ही पेपर में 70 अंक का, कुल हमारे पास रसायन विज्ञान 100 अंक का होता है, जिसमें 70 अंक का लिखित परीक्षा और 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा होता है। ये 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा विद्यालय स्तर पे होता है, 70 अंक का बोर्ड का एग्जाम होगा। अब इस 70 अंक में किस चैप्टर का कितना पार्ट कितने नंबर में आएगा ये हमको पता होना चाहिए। तो आज आपको ये जानकारी में रखना होगा कि आपके पास अब पढ़ने के लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों रसायन विज्ञान में कुल 13 चैप्टर आपके कोर्स में बचा हुआ है। इस 13 चैप्टर में पहला चैप्टर आपका आता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये हमारे पास 5 अंक का क्वेश्चन लेकर के हमारे बोर्ड परीक्षा में आएगा। दूसरे चैप्टर का नाम है विलियन उर्फ सॉल्यूशन, जो 7 अंक का क्वेश्चन लेकर के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन है, जो 5 अंक का आएगा। चौथा चैप्टर है रसायन बलगति, जो बोर्ड के एग्जाम में 5 अंक का आएगा। पृष्ठ रसायन 5 अंक का, पी ब्लॉक के तत्व 7 अंक का, डी और एफ ब्लॉक के तत्व 4 अंक का, उपसा संयोजन यौगिक 6 अंक का। ये 8 चैप्टर ये फर्स्ट पेपर के हुआ करते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड पेपर हटा दिया गया है, पहले ये फर्स्ट पेपर के नाम से जाना जाता था, बाकी ये सेकंड पेपर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब आज फर्स्ट और सेकंड दोनों मर्ज किया गया है, बोर्ड की परीक्षा केवल एक पेपर में होती है। 9वां चैप्टर आता है हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरीन्स, 5 नंबर का आएगा। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इसमें 3 टॉपिक हैं। ये 5 अंक का, तीनों टॉपिक मिलाकर के 5 अंक के आएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिकम 3 टॉपिक हैं, तो 6 अंक का आ रहा है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक 4 अंक का आएगा। जय अणु ये 6 अंक का आएगा। इस प्रकार से 70 अंक का पेपर आपका एक पेपर बोर्ड की परीक्षा में होना है। तो 70 अंक के लिए आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। इस 13 चैप्टर में अब जैसे ठोस अवस्था में अब आपको क्या पढ़ना है, तो ठोस अवस्था के बारे में आपको बताते हैं। 13 चैप्टर ये पढ़ेंगे। ठोस अवस्था में जैसे विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण आपको पढ़ने हैं, धातु का बैंड सिद्धांत पढ़ना है,
चालक, कुचालक, अर्धचालक पढ़ना है। अर्धचालक में पी टाइप के और एन टाइप के अर्धचालक पढ़ने हैं। बाकी ठोस का चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है ये आप अपने जानकारी में रखेंगे। जैसे आपके पास जिस भी राइटर की किताब होगी उस राइटर में इतने चैप्टर आप पढ़िए। बाकी जैसे तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत उर्फ इसको कहते हैं मेटलर्जी, ये अब आपके कोर्स से पूर्णतया हटा दिया गया है। अब ये आपके बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में नहीं आएगा। इसी प्रकार बहुलक का चैप्टर है, ये भी अब आपके बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में नहीं आना है। दैनिक जीवन में रसायन किताब के अंत में सबसे छोटा चैप्टर होता था, ये भी पहले बोर्ड की परीक्षा में 3-4 अंक का आता था, लेकिन अब ये भी नहीं आएगा। ये सब चैप्टर आपके टोटली हटा दिए गए हैं। अब इसमें के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में नहीं आएंगे, केवल आएगा तो ये 13 चैप्टर। इन 13 चैप्टर में इस चैप्टर से क्या क्या आएगा वो आपको पढ़ना है। इसी प्रकार हर चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के लास्ट में एक नोट्स दे देंगे जिसमें हर चैप्टर का कितना पोर्शन पढ़ना है कितना पोर्शन नहीं पढ़ना, जबकि पहले था ऐसा नहीं है कि केवल 3 चैप्टर ही हटाया गया है। चैप्टर में जो दिया गया है इसमें का भी कुछ पोर्शन रोका गया है, कुछ पोर्शन चैप्टर में भी काट दिया गया है। जैसे एक चैप्टर है उपशासन योजन योगी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें काफी हिस्सा काट दिया गया है तो वो आपको अब नहीं पढ़ना है। तो जितना सिलेबस है ये आपको अपनी जानकारी में रखना होगा और उसको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहला चैप्टर आपका ठोस अवस्था होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चैप्टर, ये आपको 13 चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को 13 चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सीरियल बाय सीरियल आपको एक चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, इसका नोट्स देता रहूंगा। तो आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं ठोस अवस्था। तो देखिए मैं कैसे स्टार्ट करता हूं। देखिए पहला चैप्टर आपका है कक्षा 12 के छात्रों के लिए पहला चैप्टर पाठ है। अभी आपने देखा कि पहला चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या अंक आएगा बोर्ड में, 5 अंक का। ठोस अवस्था ये चैप्टर थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन इसमें मुझे फोकस करना है बोर्ड के लिए केवल 3 टॉपिक। बाकी पढ़ना तो पूरा है, लेकिन 3 टॉपिक इसके जो हैं। पहला टॉपिक है विद्युत एवं चुंबकीय गुण, पदार्थों के जो विद्युत और चुंबकीय गुण होते हैं, इस टॉपिक को देखना है। धातुओं का बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत क्या होता है उसको पढ़ना है। और चालक, कुचालक और अर्धचालक पढ़ने हैं। अर्धचालक में पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक, इन 3 टॉपिक पर मुझे खास तौर से फोकस करने हैं बोर्ड पेपर के तैयारी के लिए। और ये तीनों टॉपिक मिला करके 5 अंक का आना है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं ठोस अवस्था क्या होता है। चैप्टर का नाम ये ठोस अवस्था है क्या, ये कहां से पैदा हुआ, तो आइए मैं इसकी चर्चा करता हूं। सबसे पहले आप जानते हैं जहां पे आप रहे हैं पूरा ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स, ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले मैं इस ब्रह्मांड की चर्चा करता हूं। इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण 2 कारक से होता है। एक कारक हमारा है द्रव्य, जिसको आप मैटर या पदार्थ कहते हैं। दूसरा कारक मेरा है एनर्जी, ऊर्जा। इन्हीं की ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य और ऊर्जा से मिल करके हुआ है। द्रव्य का क्या खेल है, द्रव्य जो है ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक है। जितना भी चीजें तुमको अपने आंख से दिखाई देता है वो सारे कारक निर्माण कारक कहलाएंगे, वो द्रव्य है। और उसमें ऊर्जा जिसको आप नहीं देख पाते हैं वो उसके क्रिया को संचालित करता है। तो जैसे अभी आप पिछले क्लासों में पढ़े होंगे द्रव्य क्या है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है,
जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, वही द्रव्य है। जैसे मेरे हाथ में ये चाक है, तो चाक द्रव्य है कि नहीं है, तो उत्तर आता है चाक द्रव्य है। तो उसी प्रकार से द्रव्य और ऊर्जा दो कारक से मिलकर के पूरा ब्रह्मांड दो कारक से मिलकर बना हुआ है। पहला है मेरा द्रव्य जो निर्माण कारक कहलाता है, दूसरा ऊर्जा जो क्रिया को संचालित करता है। अब सवाल ये उठता है, द्रव्य अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब ये छोटे छोटे कण क्या चीज हो सकते हैं? जैसे परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। क्या ये सूक्ष्म कण, इस द्रव्य के सूक्ष्म कण परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। अगर द्रव्य के सूक्ष्म कण तत्वों से मिलकर के बने हैं तो तत्व के छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। अगर वो आयनिक पदार्थों से मिलकर के बना है, यानी कि आयनिक यौगिकों से मिलकर के बना है, तो वो आयन्स हो सकते हैं। वैसे बिना आयनिक यौगिकों के साथ बना हुआ है, यानी कि यौगिकों के साथ बना हुआ है, तो यही छोटे छोटे कण आपके अणु कहलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सूक्ष्म कण ऐसे बिखरे रहते हैं कि ये सूक्ष्म कण आपस में बंधे रहते हैं, अर्थात इन सूक्ष्म कणों को समूहों में अगर बांट दिया, इकट्ठा कर दिया जाए तो कैसे इकट्ठा होंगे? तो ये सूक्ष्म कण परमाणु, आयन या अणु के बीच में क्या होगा? कणों के मध्य अंतरा कणीय बल लगेंगे। यही बल लगने पर ये सूक्ष्म कण समूहों में पाए जाएंगे, वरना ये अब ये बल बहुत कम होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। इसी के आधार पर हमारे ये कण पास पास रहेंगे, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। उसी के आधार पर आप देखेंगे जो द्रव्य है हमारा, वो हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो द्रव्य का वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं। कैसे, किसके आधार पर? यही कणों के मध्य जो अंतरकणीय बल लग रहा है, तो इस द्रव्य का वर्गीकरण हम दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य हमारा तीन प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बहने के गुण के आधार पर यह हमारा दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है तरल, एक कहलाता है दृढ़। जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, उसके आधार पे अगर द्रव्य को हम डिवाइड करते हैं तो दो प्रकार से, एक तरल कहलाता है, एक दृढ़ कहलाता है। तरल का मतलब जो बह सकता है, तो इस तरल के अंतर्गत द्रव और गैस आते हैं, अर्थात ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। और ठोस जो आता है ये दृढ़ कहलाता है। दृढ़ का मतलब ठोस, अर्थात बहने के आधार पर इसी को हमने दो भागों में बांट दिया। द्रव गैस बह सकता है इसलिए तरल कहलाता है, ठोस बह नहीं सकता इसलिए रिजिड कहलाता है। तो हमको बच्चों सबसे पहले पढ़ना है ठोस अवस्था क्या है। अब आपके समझ में थोड़ी सी बात आ रही होगी। ठोस अवस्था इसी द्रव्य की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहने के गुण नहीं पाए जाते हैं, यानी जो बहता है वो तरल है, जो नहीं बहता है वही ठोस है। या भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस वो है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, अर्थात जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है क्या। तो हम अभी तक पिछले क्लासों में हमने द्रव पढ़ा होगा जैसे पानी, गैस पढ़ा होगा जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी ठोस का एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, जैसे मेरे हाथ में चाक है तो चाक ठोस है,
तो इसके डिटेल के बारे में अभी हम लोग नहीं जानते हैं। तो इस चैप्टर में ठोस अवस्था में हम लोग द्रव्य के इसी अवस्था का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं, ठोस अवस्था क्या होती है। देखिए, जो अभी आप देख रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस होते हैं, तो इनकी जो भौतिक अवस्था को निर्धारित किया जाता है, ठोस है, द्रव है कि गैस है, तो ठोस अवस्था को निर्धारित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला कारक है अंतराकणीय बल, यानी कि कणों कणों के बीच में लगने वाला बल, उसी को कहते हैं अंतराकणीय बल। और दूसरा कारक होता है तापीय ऊर्जा। ये दो ही कारक हैं जो भौतिक अवस्था के आधार पर उनको ठोस, द्रव, गैस में बांटता है। तो देखिए, तीन अवस्थाएं आपने अभी देखा कि द्रव, ठोस, गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं। गैस, द्रव, ठोस। ठोस हमारा द्रव में बदल जाता है, द्रव हमारा गैस में बदल जाता है। जैसे जैसे कणों के बीच में तापीय ऊर्जा वृद्धि करता जाएगा, वैसे वैसे ठोस द्रव में बदलेगा। ऊर्जा में वृद्धि और होगी तो वो तुरंत गैस में बदल जाएगा। यदि इनके अंतराकणीय बलों में वृद्धि होती जाती है, तो गैस में अगर बल वृद्धि होगी तो गैस बदल जाएगा द्रव में, और द्रव में और अधिक अंतराकणीय बल लगता है तो बदल जाएगा ठोस में। इसलिए ये एरो मुझे दिखा रहा है ताप ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और इधर की तरफ जो एरो मुझे दिखा रहा है वो अंतराकणीय बलों में वृद्धि होती है। अर्थात एक ऊर्जा और ये अंतराकणीय बल, यही दो कारक हैं जो भौतिक अवस्था के आधार पे द्रव्य को तीन अवस्था में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब सवाल ये आता है, ठोस अवस्था है क्या, जिसकी चर्चा मुझे करनी है। ये ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो ठोस अवस्था किसी भी द्रव्य का, ठोस अवस्था क्या चीज है? जब उसमें अंतराकणीय बल बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हम नाम देते हैं क्या? ठोस अवस्था। वो ठोस अवस्था कैसे बनेगा, अब आप देख लेंगे इस फिगर के माध्यम से। यदि गैस होगा तो तापीय ऊर्जा में वृद्धि होगी, अर्थात इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी के आकार और आयतन को ग्रहण कर लेते हैं। अगर इनके बीच में ये अंतराकणीय बल थोड़ा बढ़ जाए तो यही कण मेरे थोड़ा पास पास आ जाएंगे और ये द्रव का निर्माण कर देते हैं। यही अंतराकणीय बल और अधिक हो जाए तो ये ठोस बन जाएगा। तो ठोस बनेगा कब? जब ये बिल्कुल पास पास आ जाते, ये देखिए ठोस अवस्था में बदल गए। जब अंतराकणीय बल बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ये पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाने पर ये ठोस कहलाते हैं। थोड़ा इनसे ज्यादा दूर रहेंगे तो द्रव कहलाएंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं तो ये गैस कहलाते हैं। तो अब इसी के आधार पर मुझे इस ठोस का डिफिनीशन निकालना है। आखिर चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था द्रव्य का क्या होता है? तो ठोस अवस्था द्रव्य के घटक कणों, घटक कण मतलब ये छोटे छोटे कण, द्रव्य के घटक कणों द्वारा प्राप्त वो अवस्था है जिसमें अंतराकणीय बल इतना प्रबल होता है, यानी कि अंतराकणीय बल इतना प्रबल होता है जिससे उनकी स्थानांतरीय गति रुक जाती है, अर्थात कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा पाते हैं, उसको कहते हैं स्थानांतरीय गति रुक जाती है। यद्यप कणों में कंपनी गति हो सकती है, जहां पर ये कण है अपने ही स्थान पर कंपन कर सकता है, यद्यप कणों में कंपनी गति तथा घूर्णन गति होती रहती है।
कुछ ठोसों में कण अपने स्थान पे कंपन करता है, कुछ हो सकता है अपने स्थान पे घूर्णनगत कर ले, लेकिन स्थानांतरीय गति नहीं होती है। तो इसी द्रव्य के इसी रूप को ही ठोस अवस्था कहते हैं। अब आप समझिए, इस चैप्टर में द्रव्य का मुझे क्या चीज पढ़ना है, मुझे द्रव्य की ये अवस्था पढ़नी है, अर्थात द्रव्य के घटक कणों द्वारा प्राप्त वो अवस्था है जिसमें घटक कणों में स्थानांतरीय गति नहीं होती है। जैसे मैं अपने स्थान पे खड़ा हूं तो यहां से यहां आने पर मुझे स्थानांतरीय गति है, ठोस में ऐसा नहीं होता है। मैं अपने स्थान पर केवल कंपन कर सकता हूं, बहुत कर सकता हूं, अपने स्थान पे घूर्णन कर सकता हूं। यही अवस्था हमारा ठोस अवस्था कहलाता है। यही ठोस की क्या है, डिफिनीशन है। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो आपको कहना होगा ठोस किसी द्रव्य का वह रूप है जिसमें उसके अंतराकणीय बलों में इतना ज्यादा वृद्धि हो जाए कि कण अपने स्थान पर स्थानांतरीय गति न कर सकें, केवल कंपन गत कर सकें या घूर्णन गत कर सकें। यही अवस्था हमारी ठोस अवस्था कहलाती है। अब आइए देखते हैं ठोसों के गुण क्या हैं। तो अब ठोस हमारा जो होता है, इनके बीच अंतर कणीय बल बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आयतन ये ग्रहण कर लेते हैं। तो गैस को जब अंतर कणीय बल लगेगा तो ये द्रव में आएंगे, द्रव के बाद फिर किस में चले जाएंगे, ठोस में। बीच में यहाँ पे द्रव, द्रव के बाद किस में जाएंगे, ठोस में। ठोस में इनके जो कण होते हैं ये बहुत पास पास हो जाते हैं। जब पास पास हो जाते हैं तो इनके घटक कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्रदान करते हैं। जैसे इन कणों को अगर देखा जाए तो एक ठोस ऐसे हमारा तैयार हो गया है। ये बिंदियां जो दिखाई दे रही ये इनके घटक कण हैं। तो इस प्रकार से जो संरचना बनेगी उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ऐसे ही तमाम संरचनाएं जब एक साथ इकट्ठा कर दिए जाते हैं तो उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं, अर्थात ठोस अवस्था कहा जाता। अब सवाल होता है जालक ऊर्जा क्या है, क्योंकि क्रिस्टल जालक को पढ़ने के लिए, ठोस अवस्था को पढ़ने के लिए मुझे जालक ऊर्जा समझना होगा। जालक ऊर्जा है क्या? अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे गैस के अणु जब दूर दूर होते हैं तो इन गैस के अणुओं की ऊर्जा ज्यादा होती है, और गैस जब द्रव में आया, गैस जब द्रव में आता है, द्रव के बाद ठोस में आता है, तो ठोस के अणु एक, इसको ऐसे अगर हम आपको समझा दें, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो इनकी काइनेटिक ऊर्जा भी ज्यादा होती है। जब इनकी ऊर्जा थोड़ा से निकाल लिया जाए तो ये बन जाते हैं द्रव, और अधिक निकाल लिया जाए तो ये बन जाते हैं ठोस। अर्थात गैस से ठोस जब बनता है तो इनके अणुओं की ऊर्जा, इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में काफी परिवर्तन हो जाता है। इनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम, इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा। तो जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो लोग स्टेबल नहीं होते हैं। ये केमिस्ट्री का फंडा है। एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी घटी। जिस मॉलिक्यूल में ऊर्जा बढ़ जाती है उसका स्थायित्व तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, और जिसकी ऊर्जा घट जाती है उसका स्थायित्व तो ज्यादा होता है। आप जानते होंगे जिसमें ऊर्जा ज्यादा होती है ज्यादा चिल्लाता है। आप एक कहावत सुने होंगे, ऊर्जा अधिक जो होता है वो चिल्लाता जाता है लेकिन डर काम करता कम करता है काम। जैसे मौसम चढ़ रहा है तो गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं ऊर्जा ज्यादा होता है तो वो काम कम कर रहा है। केमिस्ट्री की बात है, और हर जगह ये मेरा फंडा नहीं लगेगा। तो इनकी ऊर्जा ज्यादा है, इनकी ऊर्जा कम है। इनकी ऊर्जा को हम निकाल लें,
गैस से ठोस के बनने में जितनी ऊर्जा निकालने के बाद गैस के अणु ठोस के बनने में जितनी ऊर्जा मुझे निकालना पड़ता है वही ऊर्जा हमारा क्या कहलाता है, चालक ऊर्जा। देखिए डिफिनीशन क्या है, गैसीय घटक कणों से ठोस अवस्था प्राप्त करने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है अर्थात निकलती है उन ऊर्जा को ही क्रिस्टल जालक की जालक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ये क्रिस्टल जालक बना हुआ है, इसकी जालक ऊर्जा उर्फ लैटिस एनर्जी क्या है, तो गैस से ठोस के बनने में जितनी ऊर्जा हम निकालते हैं, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा रहेगा, दूर दूर रहेंगे, ऊर्जा इनकी कम कर दो तो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो ठोस बन जाएंगे। तो जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है इसी ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। अगर जालक ऊर्जा के बढ़ने पर क्रिस्टल की ऊर्जा कम तथा स्थायित्व तो बढ़ जाता है। जालक ऊर्जा ज्यादा होगा, सपोज ए और बी है, दो पदार्थ हैं, दो क्रिस्टल जालक हैं, एक की जालक ऊर्जा 10 कैलोरी है, एक की जालक ऊर्जा 20 कैलोरी है, तो कौन सा क्रिस्टल ज्यादा स्थायी होगा? तो जालक ऊर्जा आपको पता है, जो ऊर्जा निकलती है उसको जालक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जिसमें ज्यादा ऊर्जा निकल गई है, जिन ठोसों की अपनी ऊर्जा बहुत कम हो गई है, जालक ऊर्जा के बढ़ने पर ठोस का अस्थायित्व बढ़ जाता है। इसलिए कह रहे हैं अस्थायित्व बढ़ जाता है ऊर्जा ज्यादा जब निकलेगी तब। अब इस ठोस को अगर हम गैस में मुझे दे दें तो जितनी ऊर्जा मैंने निकाला है इतनी ही ऊर्जा यहाँ दिया जाएगा, तो ठोस मेरा गैस में बदल जाएगा। अब हम देखते हैं ठोस के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, किनको आप ठोस कहते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं। ठोस होता है जो पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। अब ये सब परिभाषा लोअर क्लासों में चलती थी। अब ठोसों के कैरेक्टर क्या हैं? ठोस पदार्थ दृढ़ होता है, असंपीड अर्थात दबाने से दबता नहीं है। असंपीड होता है, घनत्व व यांत्रिक शक्ति उसमें अधिक होती है, वही हमारा ठोस होता है। इनका आकार, द्रव्यमान, आयतन निश्चित होता है। तीसरा कैरेक्टर आता है, प्रबल अंतरकणीय बलों के कारण घटक कणों की स्थितियां निश्चित होती है, केवल इसमें कंपनी गति या घूर्णन गति हो सकती है, स्थानांतरीय गति नहीं होती है। और चौथा कैरेक्टर है, ठोस को अगर ऊर्जा दिया जाए, ठोस को अगर गर्म किया जाए, अर्थात इनको Q कैलोरी ऊर्जा दे दें तो ठोस पहले द्रव में आएगा, ठोस पहले द्रव में जाएगा, द्रव के बाद फिर गैस में बदल जाएगा। अगर डायरेक्ट बदल जाता है ठोस द्रव में तो ये भी हमारा है, इसको केमिस्ट्री की भाषा में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोस को जब गर्म करते हैं तो ठोस पहले द्रव में आएगा, द्रव के बाद गैस में जाएगा। तो ये 4 कैरेक्टर हैं, ठोसों के कैरेक्टर कहे जाते हैं। तो आज आप देख रहे हैं पहला चैप्टर ठोस अवस्था है जो 5 अंक आता है। तो ठोस किसे कहते हैं ये आप समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू। बाकी इसके बाद की चर्चा अगले वीडियो में